नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सफलता पथ पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज लेकर आया हूं आपके लिए सीटेट साइंस का गेस्ट पेपर नंबर 2। आपका सीटेट एग्ज़ाम 7 और 8 फरवरी को है। उसी के क्रम में मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लेकर आ रहा हूं गेस्ट पेपर 2, है ना। यह गेस्ट पेपर बिल्कुल हूबहू पेपर जैसा है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा। सभी प्रश्न अच्छे स्टैंडर्ड के हैं। और वीडियो को अभी तक आपने चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक छोटा सा काम आपको हमने दिया है, चैनल को सब्सक्राइब करने का। ठीक, और बाकी काम मैं कर रहा हूँ। आपको प्रश्नों को देखना है, उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में आप कितने नंबर कर पा रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, आहारी रेशे हैं, जो आहारी रेशे हैं कैसे हैं? कोलेजन रेशे से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, रुच्छान से बनते हैं, या सेल्यूलोज और प्रोटीन से बनते हैं? प्रश्न ऐसे ही स्टैंडर्ड के आएंगे। ठीक, तो आपको बताना है जो आहारी रेशे होते हैं वे रुच्छांश भी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आहारी रेशे रुच्छांश भी कहलाते हैं। ठीक, आहारी रेशे होते क्या हैं? आहारी रेशे आहार में उपस्थित ऐसे तत्व होते हैं, ये पौधे से मिलने वाले ऐसे तत्व होंगे जो स्वयं तो अपाच्य होते हैं लेकिन मूल रूप से पाचन क्रिया को सुचारू रूप बनाने में आवश्यक योगदान देते हैं। इसलिए आहारी रेशों को रुच्छांश के नाम से जाना जाता है। आहारी रेशों को रुच्छांश के रूप में जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब क्या होगा? ऑप्शन ए, तारत्व बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है। ऑप्शन बी, तारत्व घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है। ध्वनि उत्पन्न का तारत्व प्रबलता दोनों घटते हैं। उत्पन्न ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों बढ़ते हैं। आपको बताना है, यदि किसी वस्तु के कंपन की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब क्या होता है? तो ऐसी कंडीशन में उत्पादित ध्वनि की तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं। क्या होते हैं? ऐसी कंडीशन में जो उत्पन्न ध्वनि है उसका तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशे से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है? बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, एक्रेलिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयान। तो आपका कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयान। कौन कहलाता है? रेयान। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सफलता पथ को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतना मेहनत मैं करता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ आपके लिए, उसको वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। बस आप वीडियो देख रहे हैं, पढ़ते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमें एक मोटिवेशन मिल जाएगा और मेहनत करने का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रश्न संख्या 4, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम की ओर संकेत करता है। विज्ञान में आपके शिक्षण से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए यहाँ भी शिक्षण आया है। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराने, कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने, समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग, और चौथा है विद्यार्थियों को अनुभवात्मक अभिगम उपलब्ध कराने। आइए फिर से प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या पूछा था आपसे? प्रश्न संख्या 4 को देखिए, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम की ओर संकेत करता है। तो विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम संकेत करता है। ऑप्शन नंबर डी पर देखिए, विद्यार्थियों को अनुभवात्मक अधिगम उपलब्ध कराने के लिए। किस पर? जो विज्ञान होता है वो अनुभव आपको कराए, ऐसा हमको अधिगम चाहिए। ठीक, प्रश्न संख्या 5, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है निम्नलिखित में से कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। वह गैस जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है आपके रक्त में, तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए।
जब यह कार्बोक्सल सॉरी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है तो इससे आप मनुष्य का दम घुटने लगता है और मृत्यु भी हो सकती है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से भूकंप से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। किसके भूकंप से संबंधित प्रश्न है और कौन सा सही नहीं है। ठीक है, पहला प्रश्न है, आपको देखना है चारों ऑप्शनों को। भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ भूकंप अभिलेख का रिकॉर्ड रखता है? नहीं, यह रिकॉर्ड नहीं रखता। ठीक है, सिस्मोग्राफ द्वारा इससे रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड रखता नहीं। रिएक्टर पैमाना रैखिक नहीं बल्कि लघुगणकीय है। सही है। भूकंपी तरंगें केंद्र से उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर जो बी है क्या कहता है, भूकंप तरंगों को भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफ भूकंप अभिलेख है नामक उपकरण क्या बोल रहा था, भूकंप लेखी भूकंप अभिलेख का रिकॉर्ड रखता है? नहीं, भूकंप तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है। प्रश्न संख्या 7 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है। पढ़िए चारों ऑप्शन। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, इसका उद्देश्य प्रयोगात्मक कौशलों को सुदृढ़ करना, यह वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है, यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। तो आपको विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। ऑप्शन नंबर डी, यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। इसका उद्देश्य विद्यार्थी रूपात्मक पूछा है ना, इसलिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। विद्यार्थियों के तर्कशील कौशल को बढ़ाने, कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने, विज्ञान के आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा देने, विद्यार्थियों के अंक संबंधी अंकित योग्यता को सुदृढ़ करने। आपके पास 4 ऑप्शन आपको बताना है। देखिए, पूछा क्या विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति के लिए सबसे उपयुक्त क्या है। तो देखिए, विद्यार्थियों के तर्कशील कौशल को बढ़ाने, ठीक है, लेकिन कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा, विद्यार्थी की अंक संबंधी अंकित योग्यताओं का सुदृढ़। तो विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति के लिए सबसे उपयुक्त है कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो उसको वैज्ञानिक पद्धति में ही बढ़ावा देने के लिए सोचेंगे। तर्क कौशल ठीक है, लेकिन यहाँ सबसे सही ऑप्शन है बी। क्लियर, आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 10, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सा जीव जीवन है कौन है। सबसे छोटा जीव जीवन है ईस्ट का, शैवाल का, साइनोबैक्टीरिया या जीवाणु, किसका है बताइए। तो यह है आपका जीवाणु का। किसका है, ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु का। किसका है, जीवाणु का। प्रश्न संख्या 11, विज्ञान के लिए प्रयोगात्मक कार्य पर बल दिया जा सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन बताइए। विद्यार्थियों की समय पाबंदी और नियमितता की जांच करने, वैज्ञानिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत में सुधार करने, निम्नलिखित रिकॉर्ड रखने की आदत का विकास करने में विद्यार्थियों की सहायता करने। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ, एक साथ दिखे आपको। हाँ, अब बताइए, विज्ञान में प्रयोगात्मक कार्य पर बल दिया जा सकता है किस आधार पर। ठीक,
वैज्ञानिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने में, ठीक है। प्रयोगात्मक कार्य पर बल देंगे आप कहाँ, जांच करने की सहायता करने में। आपको सहायता करना है, जांच नहीं करना है। आप बच्चों की हेल्प करना है। सीटेट कहता है आप विद्यार्थी को सहयोग करिए, ना कि उसको काम करिए, ठीक। ऑप्शन नंबर बी सही हो, बाकी सभी ऑप्शन गलत होंगे। कुछ की पॉइंट होते हैं सीटेट पास करने के लिए, जो वही निगेटिव वर्डिंग नहीं, हेल्प करना, सहायता करना, अवसर प्रदान करना, क्रिएटिविटी, ठीक, प्रोत्साहित करना, ये सभी चीज़ें जहाँ हो वो बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 12 है आपका, निम्नलिखित में से कौन उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। विज्ञान का पेपर आप जानते हैं उच्च प्राथमिक का है, तो क्या उद्देश्य होना चाहिए जब आप विज्ञान शिक्षण कर रहे हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों या सूत्रों का स्मरण करना, बिल्कुल रटना था ही नहीं। अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने में निपुणता विकसित करना, यह भी नहीं है आपको, ठीक। वैज्ञानिकों के नाम और वैज्ञानिकों को खोज याद करना नहीं। तार्किक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए आप विज्ञान शिक्षण कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 13, प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी है। इन्फ्लुएंजा, हाइपेटाइटिस, डेंगू बुखार, हैजा, बताइए। तो प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी है कौन है, हैजा। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रतिजैविक का उपयोग हैजा के उपचार में किया जाता है। प्रतिजैविक का, हैजा एक संक्रामक रोग है। हैजा कैसा है, एक संक्रामक रोग है। यह विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। याद रखिएगा कौन है, विब्रियो जीवाणु के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 14, आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पेट बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है। पेट का सुपरिचित प्रकार है। जो बोतल होती हैं, पेट यानी पैट जो होता है, उसका सुपरिचित प्रकार कैसा है, रेयान यानी कृत्रिम रेशा, पॉलीएमाइड, पॉलीएस्टर, एक्रेलिक। वो है आपका पॉलीएस्टर। कौन है, पॉलीएस्टर। वो जो पेट बोतल जार का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, एक पॉलीएस्टर है। आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पैड यानी बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पैड एक सुपरिचित प्रकार का क्या है, पॉलीएस्टर है। प्रश्न संख्या 15, जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा इसके पर निर्भर करती है, किस पर, पदार्थ और मोटाई, पदार्थ लंबाई और मोटाई, पदार्थ और लंबाई और मोटाई दोनों पर। बताइए किस पर निर्भर करती है जब करंट फ्लो होता है किसी भी धात्विक चालक में, तो किस पर निर्भर करेगा, तो यह पदार्थ की लंबाई और मोटाई दोनों पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। यह पदार्थ के दोनों पर, लंबाई और मोटाई दोनों पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 16, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। आयोडीन एवं फास्फोरस, लौह एवं आयोडीन, लौह एवं कैल्शियम, सोडियम एवं पोटेशियम। तो यहाँ पास आपको बताना है मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती किसकी, तो हमारी जो मांसपेशी है उसके सुचारू रूप से क्रिया करने के लिए आवश्यक खनिज जो है आपका लौह और कैल्शियम है। कौन है, आयरन और कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कैल्शियम जो आपके हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित गैसों जो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वो कौन सी गैस है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बता देना है। मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प। तो यहाँ पास आप तुरंत पहचान जाएंगे, ऑक्सीजन तो है नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड है नहीं, ऑक्सीजन फिर से आ गया। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, क्योंकि हम मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड सभी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी विलयन से गुजरती है
तो चूने का पानी दुधिया हो जाता है। चूने के पानी का दुधियापन के कारण दिखाई देता है। कैसा? ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए विलेयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, चूने के पानी के कारण दूध का थक्का, चूने के पानी में उपस्थित अशुद्धियाँ, अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। बताइए। तो होता क्या है? नंबर ए विलेयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। कैसा होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन से गुजरती है तो चूने का पानी दुधिया हो जाता है। चूने के पानी का दुधियापन विलेयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। क्लियर? विलयनों के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का निर्धारण करने के लिए एक विद्यार्थी परीक्षण के बाद निम्नलिखित परिणाम सारणी जारी करता है। ठीक है। निम्नलिखित अवलोकनों में से सही अवलोकन कौन सा है? और यार इसका ऑप्शन नहीं दिया है, मैं बताता हूँ आपको। यह है परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति। क्या है? परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति। आप ठीक है, किसका अवलोकन करता है? परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति का। किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति पर ज़्यादा। ठीक, बाकी व्याख्यान तो हो नहीं सकते आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? शिक्षण का क्वेश्चन है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रयोगशाला कार्य आधारित अध्ययन कैसा होना चाहिए? प्रयोगशाला कार्य आधारित अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा प्रयोगात्मक कौशलों के अर्जन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहता है। उसे निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति रणनीति का प्राथमिकता से उपयोग करना चाहिए ताकि उसका उद्देश्य को प्राप्त कर सके? परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति, व्याख्यान कम प्रदर्शन पद्धति, दल कार्य कम प्रश्न पद्धति, व्याख्यान कम चर्चा पद्धति। तो सबसे अच्छा जो होगा आपका, एक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा प्रयोगात्मक कौशलों का अर्जन ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसे निम्नलिखित कौन सी शिक्षण पद्धति रणनीति प्राथमिकता से उपयोग करना चाहिए? वह है परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति। जितना अधिक आप प्रयोग करेंगे उतना अच्छा आपका शिक्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है? तो ये है फलदार पौधों की जड़ें, पत्तियां, नाइट्रोजन यौगिक, फलदार पौध सहजीवी, तने की ग्रंथि, जड़ों की ग्रंथियां, राइजोबियम, नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जड़ों की ग्रंथियां, फलदार पौधे। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक, प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है? क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है? तो उसमें रहेगा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, जड़ों की ग्रंथियां और फलदार पौधों से। ठीक है, राइजोबियम एक मृदा जीवाणु है। जो राइजोबियम हमारा क्या है? जो राइजोबियम है एक मृदा जीवाणु है जो फलीदार पौधों के जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है। फलीदार जैसे आपका चना हो गया, दाल की फसलें, राइजोबियम, ये चना का पौधा है जिसमें जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर फसल की पैदावार बढ़ाने में सहायक होते हैं। ये खुद ही जो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, यहाँ से नाइट्रोजन लेते हैं और फसल की पैदावार को बढ़ाते हैं। राइजोबियम दलहनी फसलों में प्रयोग होने वाला एक जैव उर्वरक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 24। एक प्रयोगशाला तापमापी 55 डिग्री और 56 डिग्री के बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है। 55 से 56 के बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी का
लघुत्तमांक कितना है बताइए। 55 और 56 के बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है, तब एक छोटे भाग को क्या करेंगे, 1/5 करेंगे, मतलब हाफ करेंगे तो कितना होगा, पॉइंट कितना आएगा, 0.2। ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 55.2 सेंटीग्रेड। ठीक, तो ये रहे आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा एक बार। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।